नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कुमार जांगिड़ है। और चलिए, am I audible and my screen is visible or not? So we can start our today's class. Okay. तो हमने क्या एनसी डे स्टार्ट कर दिए थे और एनसी डे के 3 लेक्चर ले लिए हैं। अब हम उसको वन बाय वन करके फिनिश करना चाह रहे हैं। इस पीपीटी के कितने 116। ठीक है। ये एनसी डे कवरिंग चल रही है जिसमें अपन माइनिंग मेथड पढ़ रहे हैं। पहला जो चैप्टर है उसके अभी तक हमने 115 क्वेश्चन देख लिए हैं फर्स्ट चैप्टर के। ठीक है। देखने का वही तरीका है, पहले क्वेश्चन देखेंगे, फिर आंसर देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन अगर देना योग्य है तो, और उसके रिलेटेड और भी क्या बन सकती है वो चीजें देखते हैं। ठीक है। अभी तक 115 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, आगे और डिस्कस करते हैं। अभी तक कोई भी डाउट हो आप मेरे को बता सकते हैं। आपके डाउट में क्लास के एंड में ले लूंगा, आप टाइप कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ऑलरेडी ये क्या, एनसीडी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और हमको एक एक करके कंप्लीट करना है। चलिए, a case of the metalliferous mines, if the depth of the exceeding 1000 meter but not of 1500 meter, no winding rope shall be used to continue in the use if it is a factor of safety is or become less। यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी से क्वेश्चन पूछा गया है, बोल रहा है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा अगर आपके शाफ्ट की डेप्थ 1000 से 1500 मीटर हो जाए। जिसको पता है वो अपना आंसर भी लिख सकता है। एज ए प्रैक्टिस यू कैन कंसीडर दिस क्लास आल्सो। देखो होता क्या है कि जैसे मान लो ये आपका शाफ्ट है ना। तो इसमें एक रोप, यहाँ कुछ हेड गियर वगैरह लगा के हम, ये जो रोप यूज होती है ना, अब जितनी ज्यादा डेप्थ है उतनी ज्यादा रोप का वेट बढ़ेगा। रोप का खुद का वेट होता है, रोप वेट। नीचे केज और है, फिर उसमें मटेरियल और मेन है। तो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी वगैरह भी कैलकुलेट करते हो, वेट कैलकुलेट करते हो, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। तो बोल रहा है कि जब डेप्थ है ना 1000 से 1500 मीटर हो तो आपको कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर करना है। तो आपकी रोप का वो होता है 6। ठीक है। ये देखो, ये आपके सीएमआर में भी है और एमएमआर में भी है। आप उससे ये कहाँ से पढ़ोगे, ये यार मैंने लिखना भूल गया क्या। अच्छा, अब सेक्शन तो मेरे को याद नहीं रहा, बट ये कहीं ना कहीं है। ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि अगर मान लो आपका शाफ्ट का डेप्थ 300 मीटर या उससे कम है तो आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी 10 कैलकुलेट मान 10 याद रखना है। तो ये याद होने चाहिए कि आपको कैसे याद होने चाहिए, 300, 500, 700, 1000, 1500। 300, 500, 700, 1000, 1500, 300, 500, 700, 1000, 1500, 300, 500, 700, 1000, 1500, 300, 500, 700, 1000, 1500। इस टाइप से याद होना चाहिए। अब 300 से कम, 300 से 500, 500 से 700, 700 से 1000 और 1000 से 1500। ठीक है। उसके लिए कितना याद रखोगे, ऐसे
10, 9, 8, 7, 6। तो अपने को 1000 से 1500 वाली रेंज पूछी है, तो 6। तो कौन क्या याद रखोगे? 300, 500, 700, 1000, 1500। 300, 500, 700, 1000, 1500। 10, 9, 8, 7, 6। ठीक है। तो इस बार ये क्वेश्चन पूछा है, कभी ये क्वेश्चन पूछेगा, कभी ये पूछेगा, आपको सब तरीके से ये चार्ट याद रखना है। अगला क्वेश्चन, द प्रोविजन ऑफ माइनिंग एक्ट, माइंस एक्ट 1952। देखो ये भी याद रखना आपको, जैसे माइंस एक्ट है तो कब आया? 1952। ये डायरेक्ट पूछ लेता है। इस बार फर्स्ट क्लास पेपर में भी पूछा था कि कौन सा कोई एक्ट या रूल दे दिया और उसके बाद में पूछता है कि कौन से सन में आया। तो ये भी चीजें पता होनी चाहिए कि माइंस एक्ट कब आया, माइंस रूल कब आया, रेस्क्यू एक्ट कब आया, ये थोड़ा बहुत अंदाजा होना चाहिए आपको। ठीक है। बता देता हूँ चलो थोड़ा बहुत। देखो सीएमआर तो कब आया? अभी लेटेस्ट वाला आया 2017। सीएमआर 2017। अगर डेट भी पूछ ले, कोई पूछता तो नहीं है खैर। डेट वेट नहीं पूछेगा, अगर पूछ ले तो फिर बाकी को भी नहीं आएगी ना। सीएमआर 2017। फिर माइंस एक्ट, माइंस एक्ट होगा 1952 में आया था। फिर माइंस रूल, माइंस रूल कब आया? 1955। और एक रेस्क्यू एक्ट, रेस्क्यू रेस्क्यू रूल्स, ये 1985। वोकेशनल ट्रेनिंग, वीटी, ये 66 में आया। और जनरल सेफ्टी, ये तो नहीं याद रखना। एक हाँ, एक और वो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, शायद इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, वो भी आया था कब? 2010 में। ये भी याद रखना है। ठीक है, ये चीजें थोड़ा बहुत आपको याद रखनी है। सीएमआर 17, एक्ट 52, रूल 55, रेस्क्यू 85, और वीटी 66, और इलेक्ट्रिसिटी वाला 2010 में। हाँ, तो अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे। ये बोल रहा है कि जो माइंस एक्ट 1952 है, शेल नॉट अप्लाई टू द पार्ट वेयर नॉट मोर देन एन पर्सन। कितने पर्सन अगर उससे कम है तो वहां अप्लाई नहीं होगा। बताओ कि कोई भी पर्टिकुलर डे पे, मान लो आपने आपने कोई खदान खोदी, मान लो स्टोन माइंस खोली, और आपने 18 आदमी लगा रखे, तो आप पे माइंस एक्ट लगेगा या नहीं लगेगा? है ना भाई? बोल देगा छोटी माइंस है तो उस पे लगेगा नहीं लगेगा, तो कितने आदमी होंगे तब माइंस एक्ट लगना चालू हो जाएगा, ऐसा कुछ। या कितनी डेप्थ का भी एक पॉइंट है, और पर्सन का भी पॉइंट है। तो कितने पर्सन होते हैं? 20% होते ही आप पे माइंस एक्ट लगना स्टार्ट होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन कनेक्शन विद द प्रिकॉशन वेयर gas exist, all apparatus including portable and transportable apparatus used at any place within the a meter of any working। हाँ चलो, इस वाले पे मैं पहले, कल वाला एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, आपको होमवर्क दिया था, पहले वो डिस्कस करेंगे फिर यहाँ आएंगे। यहाँ बोल रहा है कि पोर्टेबल एंड ट्रांसपोर्टेबल apparatus जो है उसमें, उसका छोड़ो। अभी अभी ये बताओ, मैंने कल क्या क्वेश्चन पूछा था? कल मैंने बोला था कि अलग अलग लेंथ आपको पता करनी है, मतलब जो आपकी केबल की जो लेंथ होती है, बोला था ना? बताओ। तो इसको कहाँ लगाऊं? इसको एक ब्लैंक पेज ले लेता हूं मैं, तो उसको वहां पे करता हूँ। बताओ बताओ। चलो मैं बताता हूँ। देखो, लेंथ, लेंथ ऑफ फ्लेक्सिबल केबल इन केस ऑफ पोर्टेबल और ट्रांसपोर्टेबल
शुड बी नॉट एक्सीडिंग लेस देन 100 मीटर, ये याद रखो, या 100 से कम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अदर भी ये तो होना चाहिए, ठीक है, जनरल केस में ये होना चाहिए, बट इसके कुछ अलग से भी दे रखे हैं। जैसे अगर कोई एलएचडी है, अगर मान लो कोई लॉन्ग वाल है ना, वहां तो तुमको पता है पूरा पूरा फेस लंबा का लंबा आता है, तो वहां थोड़ा एक्सेप्शन देगा। कोल कटिंग मशीन हो या कर लोडर हो, या फिर एएफसी, आर्मर्ड, एएफसी को क्या बोलते हैं, आर्मर्ड फेस कन्वेयर, एएफसी हो, या फिर ठीक है, ये चीजें हो तो उसमें आपको 250 याद रखना है। 250 मीटर तक आपको ट्रेलिंग केबल, जो आप केबल यूज कर रहे हो ना, उतनी हो सकती है। अगर मान लो कोई मशीन है, कोई HEMM मशीन है, वो पता है कि इलेक्ट्रिसिटी पे ही काम कर रही है, तो उसमें जो केबल होती है HEM विद इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड HEMM है, उस केस में आप 300 मीटर तक जा सकते हैं। किस कहाँ पे, ये कहाँ की बता रहा हूं मैं, ओपन कास्ट की बता रहा हूँ, कि अगर ओपन कास्ट में HEMM कौन कौन से होते हैं, जैसे शोवेल, ड्रैग लाइन, ड्रैग लाइन का अलग हो सकता, और भी शोवेल और ड्रैग लाइन तो होती है ना। फिर उसके बाद ड्रिल भी होगी, बड़ी बड़ी ड्रिल आती है आजकल। चलिए अगला, और क्या होता है कि आपके पास बकेट व्हील एक्सकेवेटर भी होता है। बकेट व्हील नवेली लिग्नाइट में है व्हील एक्सकेवेटर, उसके केस में आप 1000 मीटर आप केबल यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें थोड़ा बहुत आपको याद होना चाहिए। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये अलग क्वेश्चन है। इन वो तो इस वाले से आप पुराना जो मैं क्वेश्चन छोड़ा हूं वो हो सोल्व हो जाएगा, ठीक है। In connection with the application where the gas exists, all apparatus, including the portable and transportable apparatus, used at any place within a meter of any working or the golf in case of the third degree। देखो ये बोल रहा है कि जो थर्ड डिग्री है ना, वहां पे अगर पोर्टेबल और ट्रांसपोर्टेबल apparatus यूज कर रहे हो, तो कितना मीटर गोफ से आपको प्रिकॉशन वगैरह रखनी है। देखो इसमें दो दो केस होते हैं, एक सेकंड डिग्री का होता है, एक थर्ड डिग्री का होता है। ये कहाँ पढ़ोगे आप, द इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956 का सेक्शन 126 में ये लिखा है। क्या लिखा है कि all apparatus including portable and transportable apparatus used in the place within the 20 मीटर, नहीं सॉरी 90 मीटर, 90 मीटर केस किसके में है, सेकेंड डिग्री में। सेकेंड डिग्री के केस में 90 मीटर है वर्किंग फेस और गोफ से, और अगर 200 से 270 मीटर किसके केस में है, ये थर्ड डिग्री के केस में, ठीक है। For the purpose of the adequate ventilation in every ventilating district, not less than the a cubic meter per minute of air per daily ton output is required to pass along the last ventilation connection। ओके, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर मान लो कितना, एक कोई डिस्ट्रिक्ट है ना, कोई डिस्ट्रिक्ट है, तो उस डिस्ट्रिक्ट में मान लो टन कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, तो उस प्रोडक्शन के केस में आपको कितना चाहिए, ये चीजें मैं बता चुका हूं कि अगर मान लो प्रोडक्शन इन टन, उस केस में आपको कंसीडर करना 2.5
मीटर क्यूबिक टन, ठीक है। और इन केस ऑफ मैन और उस केस में 6 मीटर क्यूब पर टन। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2.5 क्यूबिक पर मिनट। तो ये डाटा याद रखना, कभी कभी पूछता है कि मान लो फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, यहाँ पे आपके 100 आदमी काम कर रहे हैं, यहाँ 150 आदमी कर रहे हैं, यहाँ पे आपके पास 120 आदमी काम कर रहे हैं, ठीक है। और आपका प्रोडक्शन जो है वो मान लो 1000 टन है। तो पूछ लेगा कि कितनी एयर की जरूरत होगी। तो आप क्या करोगे कि जो ये तीनों शिफ्ट है इनको जोड़ेंगे घटाएंगे कुछ नहीं, इसमें से जो लार्जेस्ट शिफ्ट है, लार्जेस्ट शिफ्ट क्यों ले रहे हैं कि अगर तो आपने लार्जेस्ट शिफ्ट को कंसीडर किया तो ये छोटे वाले जो शिफ्ट है उसमें तो वैसे भी आप एयर प्रोवाइड करा दोगे। तो इसमें से 250 मल्टीप्लाई पर्सन के केस में आपको क्या बोला मैं, 6 कंसीडर करना है। तो 15 छठे 90, तो 900 तो इनको चाहिए। और इस केस में क्या चाहिए, 2.5, 2.5 इंटू 1000, तो ये कितना हो जाएगा, 2500। तो अब इनमें क्या होगा, विच एवर इज हायर, तो हायर कौन सा है, 2500। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन में काम में आता है, अगर आपके गेट में पूछा जाता है तो ऐसी चीजें भी आपको थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए। In respect of the every medical examination under the Rule 90B, the manager of the mines concerned shall give at least n days prior notice to return to the person to examine। कह रहा है कि भाई एक रूल है 29B, उसके तहत मैनेजर को कुछ कितने दिन का आपको टाइम देना पड़ता है रिटर्न में, जिससे कि वो मेडिकल एग्जामिनेशन करा सके कंसर्न पर्सन। अच्छा सर, ओपन कास्ट में, ओके। ऋतिक, आपको क्वेश्चन नंबर 118 में डाउट है ना? अरे यार, ये प्रिकॉशन वाला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि आपको गैस वगैरह एग्जिस्ट है तो गोफ वगैरह या कोई भी फेस वगैरह, तो वहां पे आपको जो भी आपका पोर्टेबल ट्रांसपोर्टेबल एपरेटस है उसमें कितना दूरी होना चाहिए, मतलब कितना दूरी तक वो रखा होना चाहिए। तो सेकेंड डिग्री है तो वहां कम 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 दिक्कत है ना, थोड़ा कम हार्मफुल है। तो आप उसको बगल में जाके रख सकते हो, तुम 90 मीटर पास में रख सकते हो। मान लो आपका ये गोफ है, यहाँ पे ये आपका गोफ एरिया है और यहाँ आपको पता है गैस वगैरह प्रेजेंट है, तो आप यहाँ 90 मीटर पे ही आपका पोर्टेबल वगैरह ये डिवाइस वगैरह रख सकते हैं। ठीक है, पर अगर मान लो थर्ड डिग्री है तो आपका जो भी गोफ होगा ना, ये गोफ गोफ वगैरह एरिया यहाँ तक है मान लो, तो वहां से आपको 270 थोड़ा दूर रखना है। ठीक है, ये जो आपके एपरेटस वगैरह थोड़ा दूर रखने हैं कि जिससे कि एक्सप्लोजन वगैरह का खतरा ना रहे। चलिए, ये क्वेश्चन देख रहे थे, इसमें बोल रहा है कि कोई मेडिकल एग्जामिनेशन अंडर द 29B, पहले तो है ना अपन कोशिश करते हैं कि पहले ये जो माइंस रूल के थोड़ा बहुत मैं बोला ना, जैसे कि आपको एक्ट वगैरह ये सारी चीजें थोड़ा बहुत अंदाजा होना चाहिए। तो देखो, ये आपको इसने तो यहाँ बोल दिया है, क्या बोल दिया है, यहाँ पे आपको बोल दिया 29B इज मेडिकल एग्जामिनेशन से, लेकिन आपको कभी कभी नहीं भी बोलेगा, तो आपको याद होना चाहिए 29B किससे रिलेटेड है, मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, फिर उसके आगे आता है 29K, ये भी याद रखना है, ये है आपके अपीलेट मेडिकल एग्जाम, अपीलेट अपीलेट मेडिकल
बोर्ड। और उसके बाद में आता है 29 क्यू, है ना, क्वालिफाई, आप क्वालिफाई होते हो वर्कमैन इंस्पेक्टर के, वर्कमैन इंस्पेक्टर। और 29 टी, टी 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 देखो, क्यू से याद रखना, क्वालिफिकेशन ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर। 29 क्यू वर्कमैन इंस्पेक्टर। टी 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 29 टी, 29 टी 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 से क्या रहा तो कमिटी, कमिटी कमिटी कमिटी। टी से क्या रहा है 29 टी कमिटी। कौन सी कमिटी? सेफ्टी कमिटी। ठीक है। अगर 43 दे दे तो वो फर्स्ट एड रूम। ये सब रूल्स की बात कर रहा हूं मैं, जो रूल्स है ये तो इंपॉर्टेंट याद रखना ही है। फर्स्ट एड रूम फिर 43 से 44 भी याद रखना। फर्स्ट एड रूम के बाद में फर्स्ट एड स्टेशन। और 64 में कैंटीन। और 72 में वेलफेयर बोर्ड। ठीक है, ये थोड़ा बहुत इतने रूल तो आपको याद रखने हैं, ये पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम्स में। 29 बी मेडिकल एग्जाम, 29 के एप्लेट मेडिकल बोर्ड, 29 क्यू क्वालिफिकेशन ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर, 29 टी, टी इज द कमिटी, सेफ्टी कमिटी, 43 फर्स्ट एड रूम, 44 फर्स्ट एड स्टेशन, 64 कैंटीन, 72 वेलफेयर बोर्ड। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है, उसने क्या पूछा है कि मैनेजर को कहाँ, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। कि अगर ये तो चलो सिंपल सा क्वेश्चन आया था तो अपन बता देंगे कि 20 दिन, पर उसके अलावा भी पूछता है। देखो, जो भी आपका इनिशियल और पीरियडिकल जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है ना, मेडिकल एग्जामिनेशन वो जनरली हम 5 साल में करते हैं। 5 ईयर में आपको कराना है, आपके जितने भी नीचे काम करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपको नोटिस देना होता है, किसी भी आदमी का कराना है ना, तो नोटिस दिया जाता है बाय द मैनेजर। कौन देता है? मैनेजर। 20 दिन का नोटिस देता है, 20 डेज नोटिस। फॉरम याद रखो तो रख लो, फॉरम, कौन सा फोन नंबर एम में आपको 20 दिन का नोटिस देना है किसी भी महिला या पुरुष को कि भाई आओ मेडिकल एग्जामिनेशन करवा लो। ठीक है। अगर मान लो ये महिला या आदमी नहीं गया मेडिकल एग्जामिनेशन में, तो सेकंड नोटिस दोगे आप। ये सेकंड नोटिस है बाय मैनेजर। कितने दिन में दोगे? 10 दिन का वापस नोटिस दोगे फॉरम एन में। ठीक है, कि महिला देवी आओ पधारो। ठीक है, ये दो चीज तो याद रखना। तो आदमी कंफ्यूज जहां होता है वो चीज में बताई, 10 दिन 20 दिन। तो यहाँ पे क्या है कि पहला नोटिस जो देगा वो 20 दिन पे देगा, और सेकंड जो नोटिस देगा वो 10 दिन पे देगा। तो बोल रहा है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ द मेडिकल एग्जामिनेशन रूल 29B द मैनेजर ऑफ द माइंस कंसर्न शेल गिव एटलीस्ट 20 days प्रायर नोटिस इन द रिटन पर्सन टू एग्जामिन। कितना दिन का? 20 दिन का नोटिस देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द मैन पावर व्हाट शुड बी द क्वालिटी ऑफ द एयर सपोज टू फ्लो थ्रू द इन बाय मोस्ट गैलरी। देखो यहां मैंने बोला था आपको, पिछले क्वेश्चन देखे थे वहां पे हमने बताया था कि क्या बताया था कि अगर 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 प्रोडक्शन के मामले में पूछा जाए, प्रोडक्शन पूछा जाए तो उस केस में
मेन मटेरियल के केस में 6 मीटर क्यूब पर मिनट याद रखना है, नहीं 2.5 मीटर क्यूब पर मिनट याद रखना है। और मेन पावर के केस में आपको 6 मीटर क्यूब पर मिनट याद रखना है। तो यहां पे क्या आंसर हो जाएगा, 6 मीटर क्यूब पर मिनट। अगला क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द मिनिमम फ्लोर एरिया ऑफ एवरी शेल्टर एज पर द रूल माइंस रूल 1955। ये तो अपन पहले ये साइड क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन तो आ चुका है कि जो आपका शेल्टर है, जहां पे आप शेल्टर जो शेल्टर है उसका जो ये जो फ्लोर एरिया जो होना चाहिए ना, फ्लोर एरिया होना चाहिए वो 14 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। What is the minimum requirement of percentage of oxygen at any place in the mines where the person are required to work over the past? कि कह रहा है कोई वर्किंग है, ठीक है, तो वर्किंग में कितना मिनिमम ऑक्सीजन चाहिए होता है, आपको कम से कम 19% रखना ही है ना, उससे ज्यादा होना चाहिए, है ना। वो एटमॉस्फेयर में 20.93 या 97 ऐसा कुछ होता है, आप इससे कम जाते जाते 19% तक जा सकते हो, उससे ज्यादा जाओगे तो दिक्कत है। 15 में तो आदमी मर जाता है, ठीक है, पर 19% पे आपको लगता है कि इतना तो कम से कम चाहिए। तो आपको पता है ना एटमॉस्फेयर का कॉम्बिनेशन क्या होता है, एटमॉस्फेयर में 3 चीजें मेजरली है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन तो 78 पॉइंट समथिंग, ये 29.97 बाकी अदर गैसेस वगैरह में आता है। तो आपको उस तरह से पता होना चाहिए। व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ द कोल पिलर व्हेन द डेप्थ ऑफ द कोल सीम फ्रॉम द सरफेस रिमेनिंग। ये देखो मैंने बोला ना ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको चार्ट याद होना चाहिए, जो मैं कल याद कराया था, आज फिर से थोड़ा बता देता हूँ उसके बारे में। क्या ट्रिक बताई थी मैंने, कुछ कुछ किसी को याद है तो याद करिए, खुद का आंसर निकालिए। 3 मीटर, 3.6 मीटर, 4.2 मीटर, 4.8 मीटर, यहाँ पे 0.6 का गैप है, ठीक है। 60 से कम, 60 से 150, 60 से 90, 90 से 150, 150 से 240, 240 से 360, फिर आगे और चलेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या बताया था ट्रिक, कि आप याद रखो एक डाटा 12 याद रख लो, इसमें 3 जोड़ते जाओ, 12 15 18, 12 15 18, 12 15 18। अब यहाँ पे इसमें 1.5 जोड़ो, यहाँ पे 3 3 का गैप था, यहाँ 1.5 जोड़ोगे, 1.5 जोड़ोगे तो 19.5, यहाँ पे 1.5 जोड़ोगे तो 13.5, अब वापस 3 3 3, तो 16.5, 19.5, वापस 1.5 जोड़ो तो 21। यहाँ पे अब ये वाला जो है ना वो यहाँ लिख दो, तो 16.5, 19.5, 22.5। अब यहाँ पे 3 जोड़ना है, यहाँ ऊपर डेट दे रहा, डेप्थ बढ़ गई 2 के बाद में 3 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 25.5। अब इस बार अगला वाला लो, ये वाला, तो 12, 22.5, 25.5, फिर यहाँ पे तो बढ़ जाएगा तो 30.5 और 34.5। जनरली क्वेश्चन यहाँ तक की पूछे जाता है, पर कभी कभी बकेती में ज्यादा नीचे तक पहुंच देता है, तो उसके लिए फिर याद ही रखो यार, है ना। 30.5 मेरे को तो याद हो चुकी है ये, क्योंकि मैंने बहुत बार बोल दिया है, बहुत बार पढ़ लिया है, तो यहाँ तक तो मेरे को थोड़ा बहुत याद है, आगे मैं भूल जाता हूँ थोड़ा थोड़ा। तो अभी अपन को क्या पूछा है कि 240 से 360, 240 से 360 ये इस वाला, और 3 मीटर गैलरी, 3 मीटर गैलरी ये है,
तो इन दोनों का क्रॉस सेक्शन कहाँ आएगा, यहाँ पे। तो आपके पिलर टू पिलर, देखो पिलर पिलर क्या होता है, अंडरग्राउंड में इस तरह से बोर्ड एंड पिलर में पिलर होते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है मिनिमम साइज ऑफ ऑल पिलर वेयर द डेप्थ ऑफ द, तो ये निकला सेंटर टू सेंटर, ये सेंटर और इसका ये सेंटर, तो सेंटर टू सेंटर दूरी निकली 28.5, और गैलरी कितनी है, 3। तो ये हाफ पिलर ये है, हाफ पिलर वो है, हाफ पिलर ये है और हाफ पिलर वो है। तो इसमें से गैलरी निकाल देंगे तो 28.5 3.0, तो आंसर तो 25.5 होना चाहिए, बट ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, इसने आंसर यही रख रखा होगा। चलिए, जो मैं बताया हूं वो ज्यादा सही है, ठीक है। अब यहाँ आंसर कुछ नहीं दे रखा है, अगर अटेम्प्ट करना है तो ये बोनस क्वेश्चन हो सकता है, बट आपको कैलकुलेशन ऐसे ही करनी है। व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द एयर करंट व्हेन द वेट बल्ब टेम्परेचर, देखो अगर कभी भी वेट बल्ब टेम्परेचर जो है, अगर वो 30.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए तो आपको 1 मीटर पर सेकेंड आपकी एयर की वेलोसिटी रखनी है, स्पीड ऑफ द एयर 1 मीटर पर सेकेंड रखना है। चलिए आपके देख लेते हैं, अगर अभी तक कोई एक बार, विनय चौरिया जी 20 डेज, ठीक है आप सही हो। युवराज सिंह 14 14, क्या 14 क्या बोले यार, हाँ सही है 14। आप कोई अगर आंसर लिख भी रहा है ना तो क्वेश्चन नंबर लिखो, फिर उसके बाद आंसर लिखो, तो मेरे को थोड़ा पता चले कि आप किस चीज का आंसर बता रहे हैं, ठीक है। देखो भाई, इस इंडेक्स को क्या बोलते हैं वो तो पता नहीं, इससे अपन पिलर का साइज निकालते हैं। अगर आपको डेप्थ पता है, गैलरी का विड्थ दे रखा है, तो आप पिलर की साइज निकालने के लिए ये वाली टेबल यूज करते हैं। अगर आपको विड्थ ऑफ द गैलरी पता है और अगर डेप्थ ऑफ द माइंस पता है, तो यू कैन कैलकुलेट यूर पिलर साइज। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, विच टाइप ऑफ वेंटिलेशन इज प्रिफर्ड फॉर द हॉट एंड डीप माइनिंग। कह रहा है कि अगर आपकी माइंस जो है, देखो आपकी माइंस जो है ये सरफेस है आपके, और बहुत ज्यादा डेप्थ में है यहाँ पे कोई और, तो आप यहाँ पे कुछ कर रहे हो, तो ये डेप्थ बहुत ज्यादा है, डेप्थ बहुत ज्यादा है, और हॉट भी है, गर्म है, जितना डेप्थ ज्यादा होगा गर्म भी ज्यादा होगा, है ना। तो बोल रहा है कि ऐसी स्थिति में आपको किस टाइप का वेंटिलेशन यूज करना है। आपको डिसेंट, देखो दो प्रकार के आपको वेंटिलेशन होते हैं ना जनरली, एक होता है एसेंशनली, एक होता है डिसेंशनली। मतलब देखो, एक का मतलब असेंडिंग मान लो, एक का मान लो डिसेंडिंग मान लो, उस टाइप से याद रख लो। तो असेंडिंग वाले में क्या होएगा,
तो इसमें क्या होता है कि जब भी डेप्थ और हॉट माइंस है तो आपको ये वाला डिसेंशनली वाला वेंटिलेशन यूज करना है। प्रोनाउंसिएशन के लिए सॉरी, है ना, थोड़ा अपना जीम में थोड़ा दिक्कत है। इस वाले में अंतर क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। देखो, इस वाले जो डिसेंशनली है ना, डिसेंडिंग वाला, इसमें क्या होएगा, आप पहले जैसे मान लो कोई भी रेज साइड है ना, तो पहले ऊपर से स्टार्ट करते हो और फिर नीचे जाते हो ऐसे। जिससे क्या होगा, कोई भी पोल्यूटेंट वगैरह है आप नीचे लेके जाते हो और फिर निकाल देते हो उसको। तो डिसेंट इसमें क्या होता है, इन दिस सिस्टम द सप्लाई द एयर टू द राइट साइड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड अलाउ द ट्रैवल टू द लोअर साइड, मतलब ऊपर से नीचे जाने देते हैं। और इस वाले सिस्टम में सबसे पहले क्या होता है, जो भी ऊपर वाले लेवल है ना, उसमें पहले आप एयर प्रोवाइड कराते हो, फिर वैसे से धीरे धीरे नीचे जाता है। और जो ये वाला है ना, फर्स्ट वाला असेंडिंग वाला, उसमें क्या करते हो आप, पहले एयर नीचे वाले में प्रोवाइड कराते हो, जो नीचे के लेवल है वहां प्रोवाइड कराते हो और नीचे से ऊपर आते हो। असेंडिंग यही होता है ना, असेंडिंग नीचे से ऊपर। इस वाले में नीचे से ऊपर आओगे, इसमें ऊपर से नीचे जाओगे, इतना याद रखो, इससे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अगला क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन। कह रहा है कि जो ये है ना, किलोमर्ग, किलोमर्ग के म्यू, ये कहाँ पे आप यूज करते हो, ये होता है रेजिस्टेंस और द फ्रिक्शन ऑफ एन एयरवे। जो आपका एयरवे, या फिर आप जो एयरवे होता है ना, आप जैसे माइंस में गए, ऐसे गए, फिर टर्निंग है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन वगैरह लगता है, उसको बोल उसको अपन परिभाषित किलोमर्ग में लिखते हैं। उसका यूनिट किलोमर्ग हो गया, कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन का किलोमर्ग हो गया। कह रहा है कि कोई भी थिक, रेगुलर और फ्लैट सीम है इन द हाईली एसेंशियल। कह रहा है कि अगर मान लो आपके पास थिक भी है, बड़ी सी सीम है, और रेगुलर है और फ्लैट है, मतलब कि फ्लैट इस तरह से फ्लैट है ना, बहुत बड़ी थिक भी है और रेगुलर है, मतलब ऐसा नहीं कि डिसकंटिन्यूटी वगैरह नहीं है उसमें, है ना, रेगुलर है, फ्लैट है, तो उसमें आप कौन 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 से यूज करना चाहिए। देखो, लॉन्ग वॉल के लिए भी ये फेवरेबल सिचुएशन है ना, पर ये बोल रहा है कि हाईली एसेंशियल, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी। पर लॉन्ग वॉल को तो अपन थोड़ा फ्लेक्सिबल है, अपन कर सकते हैं, बट ब्लास्टिंग गैलरी के लिए ये बहुत ज्यादा एसेंशियल है। आंसर आपको ब्लास्टिंग गैलरी याद रखना है कि थिक, रेगुलर एंड फ्लैट सीम है, तो उस केस में हाईली एसेंशियल है ब्लास्टिंग गैलरी के लिए। देखो, ब्लास्टिंग गैलरी क्या है, ब्लास्टिंग गैलरी जनरली अपन थिक सीम के लिए अप्रोप्रिएट है, जिसमें 8 से 11 मीटर की थिकनेस होती है। अगर पहला ये पूछता नहीं है, बट आपके जीके के लिए मान लो कि आपका जो ब्लास्टिंग गैलरी है, जो सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था, इस ईस्ट कतरास में, चेरिया कोलफील्ड बीसीसीएल में 1987 में हुआ था। बट वहां सक्सेस नहीं हुआ था क्योंकि ओवर राइडिंग ऑफ द पिलर हो गया था, स्टार्टा कंट्रोल वगैरह प्रॉब्लम हो गया था। और भी जगह हुआ, जैसे चोरा में हुआ, 10 पिट कोयली, रानीगंज ईसीसीएल में भी है, 1987 में ये मेथड अप्रोड एडोप्ट हुआ था, ये पार्शियली सक्सेस हुआ था। फिर एसएससीएल में वो छोड़ो, वो चीजें अपने काम की नहीं है। ये ऐसा होता है ब्लास्टिंग गैलरी मेथड, जिसमें ये रिंग ड्रिलिंग याद रखना, ब्लास्टिंग गैलरी मेथड में रिंग ड्रिलिंग यूज होता है। ठीक है, इसमें जैसे पहले इसको आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो इसको थोड़ा आगे रखोगे, फिर दूसरी वाली, फिर तीसरी वाले, फिर ऐसे चलोगे आप। ये देखो, रिंग रिंग ड्रिलिंग इस तरह से होता है ना, आप पूरा पूरा इस तरह से जाओगे, रिंग रिंग पैटर्न बनता है, इसको बोलते हैं रिंग पैटर्न ऑफ द होल इन द ब्लास्टिंग गैलरी। ये नाम याद रखना, रिंग पैटर्न इन द ब्लास्टिंग गैलरी पूछता है। एक सेकेंड रुकना। हाँ आशीष जी, कितने बजे?
हाँ आशीष जी, नमस्ते। ठीक है, रहेंगे। देखो इस वाले मेथड जो ब्लास्टिंग गैलरी है, हाई परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मतलब इसमें बढ़िया से एक्सट्रैक्शन कर सकते हो। इसमें लॉस ऑफ प्रोडक्शन कम होता है, क्योंकि एक और पॉइंट था यार, ये इसमें इंडिजिनस जो भी मशीनरी वगैरह या स्पेस पार्ट होते हैं वो इंडिया में अवेलेबल हो जाता है। इसमें सेफ्टी ऑफ वर्कर अच्छी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रैक एंड पिनियन इज यूज फॉर। देखो आपको मैं इस वाले जो एनसी डे में तो पता नहीं, मैंने नहीं बताया होगा, बट मैंने गियर वगैरह के बारे में बताया है कि कौन सा कैसा होता है। चलो आपको दिखाई देता हूँ अलग अलग। थोड़ा ये क्लास आज की ज्यादा ही स्लो चल रही है, कल कोशिश करेंगे कि थोड़ा स्पीड शुरू से ही तेज रखा जाए। देखो अलग अलग प्रकार के गियर होते हैं, पैरेलल में स्पर गियर, हेलिकल गियर, रैक एंड पिनियन गियर, और इंटरसेक्शन में बेवल गियर, और नॉन इंटरेक्शन में वॉन एंड बोन गियर। अच्छा इस पीपीटी का भी बवाल है यार, दूसरा देखते हैं। मैकेनिकल इंडस्ट्री में मोस्टली 3 तरीके होते हैं पावर ट्रांसमिशन के। फर्स्ट वन इज बेल्ट ड्राइव्स, एक पुली से दूसरी पुली को बेल्ट के थ्रू कनेक्ट करना, लेकिन के गियर सिस्टम मार्केट में अवेलेबल देखो ये बहुत सारे गियर सभी को सिस्टम समझने है। से पहले हमें गियर्स की बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझना होगा, और इसके बाद में आप चाहो तो खुद से भी अपने प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हो। जो आप गियर देख रहे हो इसके ऊपर बहुत सारे टीथ बने हुए हैं। देखो जब इसमें एक बहुत गियर सारे टीथ दूसरे है। के कांटेक्ट में आता है तो वह इन टीथ से ही पावर को ट्रांसफर करता है। तो जब भी 2 गियर मैच होते हैं तो प्राइमरी कंडीशन यह है कि उनके टीथ की साइज बराबर होनी चाहिए, अदरवाइज स्लिपेज भी हो सकता है, नॉइस भी ज्यादा होगी और तो गियर इनके सही जो मैच भी टीथ है नहीं वो होंगे। सेम होने चाहिए, वरना नॉइस ज्यादा मानकर होगी, चलते स्लिप हैं हो यह जो जाएगी। बड़ा गियर है इस पर 48 टीथ बने हुए हैं और इस छोटे गियर पर 16 टीथ बने हुए हैं। अब यदि हमें गियर रेशियो निकालना है तो 48/16 कर देंगे, जिसे गियर रोटेट करेगा तो हम ज्यादा स्पीड बढ़ा सकते हैं। 5 नंबर गियर में गाड़ी की यहाँ पर एक सेट करना, गियर का इसको टच करते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे बेहतरीन टाइम में 2 टीथ में इसका यूज हेवी लोडिंग मशीन। नेक्स्ट पॉइंट जब कांटेक्ट में आएगा तो पहला पॉइंट उसको छोड़ चुका होगा, कुछ इस तरीके गियर से पूरा एक साथ में कांटेक्ट। इसको आप ये और अच्छे से अगला वाला थोड़ा सा गियर है आगे समझ जाओगे। जिसमें तो टीथ इस है। गियर की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हेलिकल गियर तो को ये बनाया गया। हेलिकल इस गियर है गियर के जिसमें थोड़ा टीथ टीथ है स्लाइटली ना, एक एंगल थोड़ा पर मुड़े रहते इंक्लाइंड हैं, रहते जिसकी हैं। वजह से गियर के टीथ दूसरे गियर से पूरा एक साथ में कांटेक्ट में नहीं आते हैं। पहले टीथ का एक पॉइंट कांटेक्ट में आता है और नेक्स्ट पॉइंट जब कांटेक्ट में आएगा तो पहला पॉइंट उसको छोड़ चुका होगा, कुछ इस तरीके से। यदि कभी हम घर लेट से आते हैं तो पैरों की आवाज किसी को सुनाई ना दे जाए, इसलिए सबसे पहले हम पैर का कुछ पोर्शन सरफेस को टच करते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे गाड़ियों के गियर बॉक्स में हेली। तो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसकी इंजीनियरिंग टूल्स में मास्टरी हो। अब moglix.com जैसा प्लेटफॉर्म हो तो हमें चिंता, कंस्ट्रक्शन टूल जैसे और इनकी खास डिस्क्रिप्शन में स्मूथली एंड ये साइलेंटली डबल पावर हेलिकल ट्रांसफर गियर करते हैं, क्योंकि एक टाइम जिसमें में दोनों 2 तरफ टीथ से मेस होते हैं, इसलिए इंक्लाइंड रहता गाड़ियों है। का जो गियर बॉक्स होता है उसमें इन गियर को यूज किया जाता है। इसके अलावा सबमरीन और स्टीम टर्बाइन को 90 डिग्री या फिर किसी ये अदर बेवल एंगल गियर है। पर भी पावर ट्रांसफर कर सकता है।
और इनका सबसे बेहतरीन यूज होता है ऑटोमोबाइल फील्ड में। गाड़ियों में इंजन से पावर कुछ इस तरीके से मिलती है और फिर इस बेवल गियर का यूज करके पावर को दोनों तरफ 90 डिग्री एंगल पर ट्रांसफर तो कर दिया इसमें जाता है 90 टायर के डिग्री आप पास में। ट्रांसपोर्ट कर, मतलब जैसे ये आपके इंजन से आया, शाफ्ट इस गियर रोटेट हो बॉक्स रहा को है, डिफरेंशियल उसको हम गियर बॉक्स 90 बोलते डिग्री हैं, पे जिसकी ट्रांसफर वर्किंग करते को हैं। हम किसी उस केस और में वीडियो आपको में डिटेल से बेवल गियर का समझेंगे, यूज होता क्योंकि है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है एंड इट विल नीड सेपरेट टाइम टू एक्सप्लेन। इसके बाद में वोम गियर आता है ये जो वोन बहुत गियर ही है। इंपॉर्टेंट है। वोम का हिंदी मीनिंग होता है कीड़ा। तो यह कुछ कीड़े की तरह रेंगता है और गियर को रोटेट करवाता है। यह गियर भी 90 डिग्री पर पावर को ट्रांसमिट इसमें भी करता है, 90 डिग्री बट पे इसकी पावर कुछ ट्रांसपोर्ट खास होती बात है। है। एक तो यह गियर स्पीड को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देता है। इसका गियर रेशियो 300:1 भी हो इसमें सकता बहुत है। ज्यादा इसका आप मतलब रिड्यूस है कर यह सकते हो वोम आपकी जब जो 300 राउंड कंप्लीट करेगा तब जाकर वोम व्हील एक राउंड पूरा करेगा। जैसे ये इसका सबसे 300 बड़ा राउंड कर फायदा लेगा होता है तब कि वो जब एक स्पीड राउंड करेगा। इतनी ज्यादा रिड्यूस हो जाती है तो हमें बहुत ज्यादा हेवी टॉर्क मिलता है। एक इनका बेनिफिट और है कि सिर्फ वोम ही व्हील को रोटेट करवा सकता है, व्हील वापस वोम को रोटेट नहीं करवा सकता। इनमें वन वे पावर ट्रांसफर होती है, इसलिए इनका यूज एलिवेटर जहां पर बहुत हेवी लोड होता है वहां पर यूज होता है। इसमें आता है रेक एंड पिनियन गियर। ये है इसमें रेक जो एंड रोटेट हो पिनियन। रहा है उसको पिनियन बोलते हैं और जो लेफ्ट राइट मूव हो रहा है उसको रेक बोलते हैं। यह गियर बॉक्स रोटेशनल मोशन को लीनियर मोशन में बदल देता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है गाड़ियों में जो मैकेनिकल स्टीयरिंग आती है, उनमें हम गाड़ी के स्टीयरिंग को एक रोटेशन में मूव करते हैं, लेकिन गियर की हेल्प से गाड़ी के टायर लेफ्ट राइट मूव करते हैं ये कुछ इस आपको तरीके कहाँ से। स्टेयरिंग कई में बार यूज होता हमारे है? सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि एक तो दो गियर के बीच में दूरी ज्यादा है और हमें दोनों गियर का रोटेशन भी सेम ही डायरेक्शन में चाहिए। तो इसके लिए हम बीच में एक आइडलर गियर को यूज करते हैं जो इन ये दोनों आइडलर गियर को गियर है जो कनेक्ट भी दो कर देगा और दो। रोटेशनल एक्सिस भी सेम कर देगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है कि दूरी कुछ ज्यादा ही। अब चलिए दोस्तों बहुत हो सबसे गया। इंपॉर्टेंट गियर आता है जिसको इंटरनल गियर बोलते हैं। ये अभी तक इंटरनल हमने गियर है। जितने भी गियर देखे हैं उनमें टीथ। चलिए, तो अपने को यहाँ क्या पूछ रहा है, रेक एंड पिनियन इज यूज्ड। रेक एंड पिनियन कहाँ यूज होते हैं, क्यों यूज होते हैं? अब थोड़ा बहुत आप आंसर बता पाओगे। रेक एंड पिनियन किस काम में आता है? टू कन्वर्ट रोटरी मोशन इनटू द लीनियर मोशन। ये देखो कि ये आपका रोटरी, ये घूमता है और ये लीनियर मोशन है, ये केवल एक लाइन में जाता है, इसको लीनियर मोशन बोलते हैं। तो रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में बदलता है, ठीक है। अगला में कट एंड फील स्टॉपिंग कैन बी डन। कट एंड फील जो स्टॉपिंग है ना, कट एंड फील स्टॉपिंग, ये तीनों प्रकार का होता है। अंडर हैंड मेथड भी होता है, ओवर हैंड मेथड भी होता है, केविंग मेथड भी होता है। तो तीनों के तीनों सही है। कट एंड फील स्टॉपिंग मेथड कैन बी डन बाय ओवर हैंड, अंडर हैंड। देखो एक में होगा कि जैसे ये स्टॉप है, इसमें इस तरह से, और एक होगा ये, तो हो गया ओवर हैंड अंडर हैंड। और एक होता है केविंग मेथड। ये तीनों के तीनों ही आप कट एंड फील में यूज होता है, ठीक है। चलो आपके कमेंट भी देख लेते हैं, और अगर आपको कोई डाउट है तो ले लेते हैं, वरना फिर आगे और स्टार्ट करते हैं। चलिए, आप कमेंट में बता सकते हैं अगर आपको मेरी क्लास में कुछ सुधार चाहिए, कुछ चीज़ें फास्ट चाहिए, स्लो चाहिए, एक्सप्लेनेशन मैं कैसा कर रहा हूँ। पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं, नेगेटिव रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं, आप जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा, ठीक है। पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, गलत लग रहा है, सही लग रहा है, कुछ तो रिस्पॉन्स देंगे, है ना। चलिए, अच्छा कट एंड फील के बारे में थोड़ा बता दूं क्या मैं? चलिए थोड़ा कवर कर ही देता हूँ, वरना एक एक हो रही माइन मेथड।
कट एंड फील स्टॉपिंग। इसके कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं, एक एक गोरे के हैं, ये पूछे जाते हैं कि ये एप्लीकेशन कहाँ कट एंड फील यूज करोगे, स्टीप डिपिंग, जहाँ बहुत ज्यादा स्टीप डिप है वहां पे, या माइल्ड डिपिंग हो, स्टीप या माइल्ड डिपिंग हो, वहां पे आप कट एंड फील यूज कर लेते हो। एप्लीकेबल टू स्टोर, ये आप कट एंड फील वहां पे भी यूज करते हैं जहाँ स्मॉल है या लार्ज है कहीं हो, वहां पे आप यूज कर सकते हो। इसमें सेलेक्टिविटी होती है, कट एंड फिल में क्या होता है, जैसे मान लो सेलेक्टिविटी किसे बोलते हैं, मान लो ये आपका स्टोव है, यहाँ पे कुछ मटेरियल काम का नहीं है तो आप इसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, तो सेलेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। इसमें डाइल्यूशन कम होता है, क्योंकि सेलेक्टिविटी प्रोवाइड करा रहे हैं तो डाइल्यूशन, वो जो वेस्ट मटेरियल को आप छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं तो डाइल्यूशन कम होगा। इसमें साइक्लिक ऑपरेशन होता है। इसमें क्या होता है, खुद परमानेंट सपोर्ट प्रोवाइड हो जाता है। और इसमें अपन जो और एक्सटेंड कर रहे हैं, अंडर हैंड और हैंड दोनों तरीके से करते हैं। चलिए आपको बताना है क्राउन पिलर क्या होता है, व्हाट इज द क्राउन पिलर। एट द टॉप ऑफ द स्टॉक, देखो ये देखो क्राउन पिलर होता है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, इसको बोलते हैं क्राउन। क्राउन क्या होता है, हमेशा क्राउन ऊपर ही होता है ना, सिर के ऊपर होता है, ऐसे सिर के ऊपर ताज पहनते हैं अपन। तो वैसे मान लो आप, ये से याद रखने के लिए बोल रहा हूँ है ना, किसी को बताना मत ये चीज। क्राउन ऊपर होएगा, ठीक है, नीचे होगा सिल, और साइड में होगा रिब। साइड में अपन रिब पिलर छोड़ते हैं, नीचे अपन सिल पिलर छोड़ते हैं। तो कभी पूछ ले रिब पिलर सिल पिलर तो वो भी पता होना चाहिए। देखो ये रिब पिलर, ये साइड के जो आपका स्टॉप होगा उसके साइड में होंगे, जो हो गया वो रिब पिलर है, ठीक है। और ये देखो ये आपका स्टॉप के ऊपर ये क्राउन पिलर हो गया। तो ये पूरा, और अगर पूरे के एस्पेक्ट में देखे तो ऐसे, मैंने वो स्टॉप के केस में बता रहा था। अब देखो ये पूरा आपका और बॉडी मान लो पूरा का पूरा, तो ये जो, ये आपका अगर मान लो स्टॉप हो गया, तो ये जो साइडों में दिख रहे हैं ये आपके रिब पिलर है। और ये ऊपर आपने छोड़ा है ये हो गया क्राउन पिलर। तो क्राउन पिलर यहाँ पे भी छोड़ रखा है, तो ये आपके स्टॉप के ऊपर छोड़ रखा है वो क्राउन पिलर है, ये स्टॉप के ऊपर छोड़ रखा है क्राउन पिलर है। जो साइडों में छोड़ रखा है वो रिब पिलर है ना। और नीचे अगर छोड़ते हैं तो उसको सील पिलर बोलते हैं, ठीक है। अब तो मुझे लग रहा है क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी हैपन इफ ए बूस्टर फैन इज प्लेस्ड टू फार इन बाय ऑफ द न्यूट्रल पॉइंट। कह रहा है कि कोई मान लो आपको कभी कैलकुलेट करते हो कि ये न्यूट्रल पॉइंट है, तो न्यूट्रल पॉइंट से आप इन बाय आउट बाय कहीं पे जाओ, वहां अगर आपने बूस्टर फैन आपको जहां न्यूट्रल पॉइंट है वहां नहीं लगाया, तो क्या होगा, वहां लीकेज की प्रॉब्लम हो जाएगी और रीसर्कुलेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए जहां न्यूट्रल पॉइंट है वहीं पे आपका बूस्टर फैन लगना चाहिए, नहीं तो री लीकेज और रीसर्कुलेशन की प्रॉब्लम आती है। और आपका जो ऑटोमेटिक कॉन्ट्रवेंस है, पहले तो बताओ ऑटोमेटिक कॉन्ट्रवेंस क्या होता है। ऑटोमेटिक कॉन्ट्रवेंस जो है वो आपका स्पीड कंट्रोल के लिए लगाया जाता है, क्योंकि देखो आपकी शाफ्ट है ना, तो अगर मान लो आप ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस नहीं लगाओगे तो आपका जो केज आ रहा है उसकी स्पीड कम ज्यादा कैसे पता चलेगी। अगर मान लो उसमें आदमी बैठे तो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए ना मॉनिटरिंग के लिए कि भाई पहले तो स्पीड कितनी चल रही है, फिर अगर ज्यादा स्पीड हो गया तो कंट्रोल करने के लिए कोई डिवाइस हो। तो जो ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस वही करता है कि आपका स्पीड को रेगुलेट करता है। तो ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस शेल प्रिवेंट डिसेंडिंग केज फ्रॉम द बीइंग लैंडेड एट ए पिट बॉटम। देखो पिट बॉट, देखो बीच में स्पीड ज्यादा कम होती जाती है ना, पर जब भी आपकी लैंडिंग है ना उसके आसपास इसकी जो केज है उसकी स्पीड होती है 1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इन केस ऑफ आदमी 1.2 मीटर पर सेकेंड। आप ये 1.5 याद रखो कि automatic contrivance shall prevent the descending case from the being the landed at the pit bottom at the speed of not exceeding than 1.5 मीटर पर सेकेंड, कि 1.5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जब भी केज आपके नीचे पहुंच जाए।
तो बीच के लिए भी अलग अलग है, अलग अलग डेप्थ के लिए अलग अलग बीच में आपकी रेस अलग अलग स्पीड हो सकती है, पर जब भी बॉटम एंड पे जाएगा उसके आसपास आपको 1.5 मीटर पर सेकेंड ही रखनी है, उससे ज्यादा आपका ऑटोमेटिक काउंटरवेंस होने ही नहीं देगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन कनेक्शन विद द मेन वाइंडिंग द अप्रोक्सीमेटली फ्लोर एरिया। देखो आपका ये शाफ्ट है, शाफ्ट में आपका या हेड गियर वगैरह है, यहाँ पे आपका रोप जा रहा है, उसमें आपका केज है। तो कल भी मैं बता रहा था कि जो केज है, ये मैं क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ वैसे, मैं मतलब ऐसे बातों बातों में बताया होगा, आपको याद रहा नहीं रहा पता नहीं। तो ये केज है। पहला तो मैं क्वेश्चन बोला था कि अगर इसमें आपके जो नंबर ऑफ पर्सन जो बैठे रहेंगे, कौन डिसाइड करता है? नंबर ऑफ पर्सन डिसाइडेड बाय मैनेजर। ठीक है। और जो फ्लोर एरिया है, जो फ्लोर एरिया है वो 0.2 मीटर स्क्वायर होता है पर पर्सन। आपको इतना फ्लोर एरिया चाहिए। ठीक है। तो पर पर्सन इतना, अगर मान लो मैनेजर ने 10% अलाउ कर रखा है तो आपको 2 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 को, तो अपने को पर पर्सन कितना चाहिए? 2.2 स्क्वायर मीटर। What is the minimum gradient when where the every tube shall be held effectively by the brake or securely coupled to the haulage rope? देखो आपको जो ये होलेज होता है ना, जो ब्रेक है ये 1 होता है, जो ये 1 होगा ये 20 होगा, है ना। तो इसको बोलते हैं, अब अगर मान लो 1/16 है तो 1/16, 1/40 है तो 1/40, इस तरह से होगा। मतलब कि हर 40 मीटर पे ये 1 मीटर ऊपर उठेगा, हर 16 मीटर पे 1 मीटर ऊपर उठ रहा है, ये हर 20 मीटर पे ये 1 मीटर उठ रहा है। तो बोल रहा है कि ये कितना, व्हाट इज द मिनिमम ग्रेडियंट व्हेन द एवरी टब। तो यहाँ आपका जो टब है, अगर आपने ब्रेक लगा के रख रखा है तो उसमें 1/20 होता है, ये याद रखना। ठीक है। और एक और पढ़े थे हमने, ये रिकॉल करना, आप रिवाइज करना, 1/15 क्या कहाँ पढ़ा था, 1/16 कहाँ पढ़ा था, 1/10 कहाँ पढ़ा था, ये चीजें याद होनी चाहिए, बताना आप। ठीक है। SW है, जो भी कल पढ़ाया था ये मैंने बताया कल की क्लास में, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, एवरी मेन होल शेल बी केप्ट क्लीन एंड क्लियर ऑफ द ऑब्स्टेकल व्हाइट वॉश फॉर द। ये भी मैं बता चुका हूँ आपको, मैन होल मैंने थोड़ा डिटेल से ही बताया, तो आपको पता होना चाहिए। मेन होल क्या होता है कि आपका जो भी रोड है अंडरग्राउंड में, आपको सेफ्टी के लिए यहाँ मेन होल बनाए जाते हैं कि अगर पर्सन कुछ डेंजर हो तो इसके अंदर वो छिप जाए। ठीक है, यहाँ से कुछ आ रहा जा रहा तो आप अंदर छुप जाए। तो 20 मीटर कहाँ था, 10 मीटर कहाँ था, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ था, कि अगर आपका दूरी जो ग्रेडियंट है 1/16 से कम हुआ, मतलब ज्यादा आपका ग्रेडियंट नहीं हुआ, तो आप इसमें 20 मीटर तक आप दूरी रख सकते हैं। अगर ग्रेडियंट ज्यादा हुआ तो आपको दूरी कम रखनी पड़ेगी, फिर 10 मीटर ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि भागा ही नहीं जाएगा ना। अगर ज्यादा स्टीप हुआ तो कैसे भागा, भाग भाग के उसमें छिपेगा। ठीक है। तो बोल रहा है कि जो ये मेन होल है पहला, और कि मेन होल का मैंने ये भी बताया था कि 1.8 इसकी हाइट होती है, इसकी डेप्थ कितनी होती है, 1.2 इसकी डेप्थ होती है, और इसकी जो विड्थ होती है वो 0.75 to 1 होती है। और मैंने ये भी बताया था कि इसका जो वाइट वॉश जो होता है, चारों तरफ व्हाइट वॉश जो होता है तीनों साइड, ये जो तीनों साइड होता है वो 0.3 मीटर होता है। ये कितना होता है? 0.3 मीटर, है ना। व्हाइट वॉश कितना होता है? व्हाइट वॉश मतलब सफेद पेंट पोत देते हैं भाई, कि दूर से दिख जाए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द अटैचमेंट कॉल बैक स्टे। ये बैक स्टे वगैरह सब बता चुका हूं मैं कि ये सेफ्टी डिवाइसेस होते हैं, सेफ्टी डिवाइस होते हैं बैक स्टे। किसके, किसमें? होलेज में। तो अंडरग्राउंड होलेज में सेफ्टी डिवाइस होते हैं। इसके अलावा भी हमने सेफ्टी डिवाइसेस देखे हैं, है ना।
उसको रिकॉल करना। नहीं आए कल तो मेरे को पूछ बोलना, तो मैं कल वापस बता दूंगा। वेक स्टे होता है, और भी होते हैं, 4-5 और होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच मेटल इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ द केपिंग ऑफ द। देखो केपिंग, केपिंग क्या होता है, जैसे ये रोप है आपका, तो उसको केप करके आप यहाँ कुछ केपिंग कर देते हो ना। तो बोल रहा है कि विच मेटल इज यूज, केपिंग में कौन सा मेटल यूज होता है, तो जिंक होता है, जिंक होता है। ये देखो ये कैसे केपिंग होती है, यहाँ पे हमने केपिंग कर रहे हैं, यहाँ आपने एक सॉकेट डाल रहे हो, ये सॉकेट ऊपर जाता जा रहा है, यहाँ पे सॉकेट गया, यहाँ पे ऐसे करके इसको बांध देते हो। तो कैपिंग विल बी द जिंक कोर, जिंक कोन एंड टेल। देखो वायर रोप में क्या क्या चीजें याद रखनी है। वायर देखो पूरा पूरा तो रोप होता है, इसमें एक सेंट्रल एक वायर होगा, इसमें ये वायर होंगे, साइड वाले वायर स्ट्रैंड बोलते हैं, स्ट्रैंड में वायर होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ नंबर मोड और द टाइप ऑफ केपिंग शैल बी यूज विच फेल टू विद स्टैंड ए लोड ऑफ द एटलीस्ट एन टाइप ऑफ। कह रहा है कि जो आपका केपिंग है ना, जब यूज कर रहे हो तो आप कितनी कैपेसिटी उसकी ज्यादा होनी चाहिए, तो 10 गुना ज्यादा होनी चाहिए। अगर मान लो आपको 1 टन वजन उठाना उठाना है, तो आपको 10 टन तक का उसका कैपेसिटी वाला कैपिंग करना है। तो नंबर मोड टाइप ऑफ द कैपिंग शेल बी यूज विच फेल टू विदस्टैंड ए लोड, कि 10 गुना तक वो लोड सहन कर सके, ऐसी कैपिंग करनी है। कितना? 10। जो भी स्टैटिक लोड आपको उठाना है उसका 10 गुना तक। In connection with the lowering or the raising of the person by the mean of the bucket, etc., for the shaft extending a minute in the depth, there shall be the significant covering overhead for the protection with the things falling down to the shaft. अच्छा, क्राउन पिलर का डायग्राम समझ नहीं आया है। ठीक है ऋतिक, बताता हूँ। देखो आपको अगर इतना बढ़िया डायग्राम में नहीं समझ में आया, तो आपको मैं अलग से समझाता हूँ कुछ चीज। आपको याद रखना है कि क्राउन वगैरह कहाँ होता है। देखो ये अगर आपका स्टॉप होते हैं, ऐसे बहुत सारे स्टॉप होते हैं, है ना। तो जो ये स्टॉप है मान लो, ठीक है, तो जो ऊपर की साइड जो पिलर आप छोड़ते हो उसको बोलते हैं क्राउन पिलर। जो नीचे की साइड पिलर छोड़ते हो उसको बोलते हैं सिल पिलर। और जो साइड में पिलर छोड़ते हो उसको बोलते हैं रिब पिलर। बस इतना ही याद रखो। ऊपर क्राउन, नीचे सिल, साइड में रिब। इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन कनेक्शन विद द लोअरिंग और द रेजिंग द पर्सन, अगर मान लो आप ऊपर नीचे आपके आदमियों को नीचे ऊपर कर रहे हो, तो बोल रहा है कि जो शाफ्ट है ना, उसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा होते ही आपको वहां पे ओवरहेड प्रोटेक्शन यूज करना पड़ेगा। मतलब यहाँ अगर कुछ आदमी, और अगर आपकी शाफ्ट की डेप्थ कितनी हो जाएगी, फिर आपको यहाँ पे ऊपर की साइड प्रोटेक्शन यूज करना पड़ेगा। आपको 130 मीटर से ज्यादा डेप्थ होगी तो आपको ओवरहेड प्रोटेक्शन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से कुछ भी फॉल डाउन किया तो अंदर कुछ भी है उसको नुकसान हो सकता है। ठीक है, 130 मीटर, याद रखना है ये चीज को। अगला क्वेश्चन, द पॉइंट बियॉन्ड विच द मिनरल कोल कैन नॉट बी इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड इन द कोल्ड। कह रहा है कि भाई एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बियॉन्ड आप इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। कि भाई ब्रेक इवन, इस जगह पे ब्रेक इवन आया है, इसके बाद में अगर इससे कम, अगर ब्रेक इवन पॉइंट में इसके बाद ही आपको प्रॉफिट हो पाएगा, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। या उल्टा बोल लो कि उसके नीचे गए तो आपको नुकसान होगा, तो फिर प्रोजेक्ट आपके लिए इकोनॉमिकल नहीं है। मतलब पैसा ज्यादा लगा रहे हैं पर आ कम रहा।
अरे भाई, आप बिजनेस कब करते हो कि आप पैसा लगा रहे हो, आपको पैसे पे रिटर्न आना चाहिए। पर मान लो यहाँ पे आपको 1,000 टन का आपको सोना मिल रहा है, ठीक है, और इसके ऊपर ओवरबर्डन बहुत सारा है, ठीक है, और इसको आपको 1,000 टन का मान लो 1,00,000 रुपया है, तो आपको 1,00,000 × 1,00,000 1,000 लाख रुपए का फायदा हो रहा है, ठीक है। और इसको ओबी को हटाने में आपको 2 लाख 2,000 लाख लग जा रहे हैं, तो आप करोगे नहीं करोगे, या 10 लाख लग गए तो आप करोगे नहीं करोगे, नहीं करोगे, क्योंकि आपका टाइम जा रहा, पैसा जा रहा, फिर भी फायदा नहीं हो रहा, पैसों का नुकसान हो रहा, तो क्यों करोगे वो चीज, है ना। भले 1-2 साल नुकसान होगा, फिर बाद में वापस रिकवर हो जाता है तो ठीक बात है, बट पता चल रहा है कि आपको आगे जाके पैसे फूकेंगे, और ओवरऑल देखा जाए तो भी आपको नुकसान ही है, तो वो बिजनेस नहीं करोगे ना। धंधा क्यों करते हो आप, पैसे के लिए ना। तो उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो एंड ऑर्डिनरी स्ट्रिपिंग रेशियो। देखो, स्ट्रिपिंग रेशियो तो होता क्या है कि मान लो आपको यहाँ ये और बॉडी है, ठीक है, और ये आपका ये वाला वेस्ट है, ए और बी वेस्ट है, ए और बी वेस्ट है, ठीक है, और सी इज द आपका और है। तो आपको ए प्लस बी हटाओगे, तो वेस्ट कितना है डिवाइडेड बाय और कितनी है, उसी को बोलते हैं हम स्ट्रिपिंग रेशियो। कि द ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो क्या होता है फिर। ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो इज द पॉइंट एट विच इट इज नो लॉन्गर इकोनॉमिकली फिजिबल टू एक्सट्रैक्ट द मिनरल। ये तो मैं बता चुका हूँ ना। वाइल द स्ट्रिपिंग रेशियो क्या होता है, इज द अमाउंट ऑफ द वेस्ट मटेरियल दैट मस्ट बी रिमूव। दोनों अलग अलग है। देखो, नॉर्मल स्ट्रिपिंग रेशियो तो क्या होता है कि वेस्ट बाय ओवर ओवर, और ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो क्या होता है। तो अब पूछ रहा है कि ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो और ऑर्डिनरी स्ट्रिपिंग रेशियो में कौन ज्यादा बड़ा होता है, तो ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो हमेशा बड़ा होता है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, ये याद रखना है ना, कुछ कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी। अब क्या बोलूं मैं, ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो कह रहा है कि कभी भी आप अगर कोई ओपन कास्ट चला रहे हो, है ना, ओपन कास्ट चला रहे हो, मान लो बाद में आके आपको ओपन कास्ट बनाने हैं, ठीक है, तो बोल रहा है कि प्रायर प्रिपरेशन करते हो आप, तो वर्किंग सम ट्रेंचेस आर एक्सपोजेड एक्सपोजर द माइन और बॉडी माइन बॉडी दीज ट्रेंचेस आर जनरली वेरी लॉन्ग बट लिमिटेड इन द डेप्थ। कह रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रिप आप इसको कटाई करते हो ना थोड़ा बहुत, तो ये जो डेप्थ होती है ना, ये होती है कितनी होती है, कितने मीटर होती है, 2 मीटर ना। ये 2 मीटर की आप कटिंग करते हो जिससे कि आपको थोड़ा एक्सपोजर मिले, फिर बाद में आप ओपन कास्ट स्टार्ट करते हो। कि prior to starting the open cast working some trenches are excavated to the exposure that mineral body। their trenches are generally very long, मतलब बहुत लंबी लंबी होती है ना, बट लिमिटेड देट, मतलब 2 मीटर की लंबी लंबी स्ट्रिपें आप बनाते हो। अब आ रहा है कि स्लोप एंगल फॉर द हार्ड एंड कॉम्पैक्ट ग्राउंड शुड नॉट बी मोर देन। कह रहा है कि जो आपका ओवरऑल स्ट्रिप स्लोप एंगल है ना, द स्लोप एंगल फॉर द हार्ड एंड कॉम्पैक्ट, मतलब हार्ड रॉक है उसके लिए आपको, और कॉम्पैक्ट भी है तो उसके लिए आपको जो स्लोप एंगल है ना, वो आप ज्यादा पे जा सकते हो, 70 डिग्री तक जा सकते हो आप। देखो, ये होता है आपको बर्न वगैरह क्या होता है, बेंच क्या होती है, देखो ये होता है जो कॉर्नर होता है ना, उसको बोलते हैं क्रेस्ट, और जो ये वाली चीज है उसको बोलते हैं हम टॉप, इन वाली को बोलते हैं क्रेस्ट। ये तो फेस हो गया ओवरऑल। अगर मान लो इस पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से इसके टॉप पॉइंट को मिलाएंगे, तो ये जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे ओवरऑल स्लोप एंगल, ठीक है। अगर आपकी जो बॉडी है वो हार्ड है एंड कॉम्पैक्ट है, तो ये स्लोप एंगल 70 डिग्री तक ले जा सकते हैं आप। अब ये जो रास्ता है इसको होल रोड बोलते हैं, यहाँ पे अगर आपने इस तरह का बनाया तो इसको बर्म बोलते हैं, ठीक है, ठीक है।
तो यहाँ अगर हार्ड एंड कॉम्पैक्ट ग्राउंड है तो आप 70 डिग्री तक स्लोप एंगल ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन मेटलिफेरस माइंस ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ द ओर एंड एनी अदर मिनरल द वर्किंग हाइट ऑफ द बेंच शेल नॉट बी, कितना मीटर नहीं होना चाहिए, एंड द एंगल ऑफ द स्लोप। देखो कभी भी अगर मेटलिफेरस माइन है वहां पे एक्सट्रैक्शन कर रहे हो तो जो ये बेंच हाइट है ना, ये 6 मीटर की होती है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 6 मीटर कहाँ है, ये तो ऑप्शन कट ही गए, ये कट ही गए, ये हो गया। और उसमें मैंने बोला कि ज्यादा स्लोप एंगल तक जा सकते हो, तो एंगल ऑफ स्लोप जब आपकी मेटल वाली माइन से हैं तो उसमें आप 60 डिग्री तक, 60। तो आंसर ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखने से पहले देख लेते हैं अगर आपका कोई डाउट हो, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 132। अरे यार 132 वाला अब बताऊं तुमको? बताया तो था, इस क्वेश्चन में मैं बोला था कि जो बूस्टर फैन है उसका अपन न्यूट्रल पॉइंट एक डिस्टेंस बनाते हैं कि भाई उस वो एक आइडल जगह है जहां से आपका बूस्टर फैन अच्छे से यूज हो सकता है। ठीक है, अगर मान लो उसको नहीं रखे और कोई भी अदर प्लेसेस पे लगाए अपन, तो वहां आपको बूस्टर फैन होता क्या है पता है ना कि एयर सर्कुलेशन को में हेल्प करता है, आप ज्यादा उससे बूस्ट करते हो आपका किसी डिस्ट्रिक्ट या किसी फेस वगैरह पे। तो आप वहां पे जहां उसको डिसाइड हुआ कैलकुलेशन से कि यहाँ लगाना है और वहां नहीं लगा रहे हो तो वहां रिसर्कुलेशन हो जाता है। रिसर्कुलेशन तो समझ ही रहे होंगे कि मान लो जहां, अगर मान लो ये फेस है आपको यहाँ लगाना था, यहाँ नहीं लगा के आपने यहाँ लगाया, तो अब ये उसकी दूरी कम हुई तो ये ऐसे घूम घूम यहीं पे ज्यादा एयर रिसर्कुलेशन हो जाए, मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहा, जहां जरूरत है वहां नहीं पहुंचा, कहीं पे कमी हो गई कहीं पे ज्यादा हो गया। चलिए, in order to get the better safety the optimum gradient of the whole road, ये 5 to 5 डिग्री से 9 डिग्री याद रखिए कि बेटर सेफ्टी के लिए आपको 5 डिग्री से 9 डिग्री, अगर डिग्री में याद रखना तो ऐसे याद रखिएगा। अगर मान लो आपका जो चीफ इंस्पेक्टर नहीं बोले, अगर उससे ज्यादा नहीं परमिट करे, तो आपका जो ग्रेडियंट ऑफ द होल रोड है वो कितना होना चाहिए, 1/14। The opening cut of the open cast mining is known as, कि कोई भी ओपन कास्ट माइनिंग है तो जो उसका पहला जो कट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बॉक्स कट। ओपन कटिंग इन द ओपन कास्ट माइनिंग, पहला वाला मत याद रखो, आप ये याद रखो कि जो उसका ओपनिंग कट होता है, या पहला कटिंग में भी बोल सकते हो, ओपनिंग कट उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बॉक्स कट। ये तो याद रखनी है। अब ये बॉक्स कट होता है 1/14 होता है, 5 से 9 डिग्री होता है, 6 मीटर 60 होता है, और जो हार्ड और कॉम्पैक्ट है तो उसमें 60 डिग्री होता है। इसमें मैं बताऊं क्या यार कि वो 2 मीटर तक आपको शुरू में आपको कटौती करनी है और लंबी लंबी स्ट्रिप लेनी है। ये चीजें आपको याद रखनी है। द इफेक्टिव पोजीशन ऑफ द बॉक्स कट, पहले तो आप बॉक्स कट पता होना चाहिए कि जब भी ओपनिंग करोगे तो पहला वाला जो कट होता है उसको बॉक्स कट बोल रहे हैं, है ना। तो इफेक्टिव पोजीशन, अब पहला वाला कट कहाँ मारोगे, मान लो आपको ओपन कास्ट में यहाँ पे आपका मटेरियल है, तो जो मिडिल पॉइंट होगा ना, तो द मिडिल बाउंड्री, अगर मान लो ये आपकी बाउंड्री है तो इसकी मिडिल में स्टार्ट करोगे आप, है ना। तो बॉक्स कट आपको एट द मिडिल ऑफ द बाउंड्री मार दो। तो बॉक्स कट एट द मिडिल ऑफ द बाउंड्री। कह रहा है कि साइड कास्टिंग होती है, साइड कास्टिंग वैसे आप डोजर से भी करते हो,
शोवेल से भी करते हो, ड्रैग लाइन से भी करते हो, पे लोडर से भी करते हो आप, जनरली करते हो। बट कॉमन किस में है सबसे ज्यादा कॉमनली? ये तो अपन फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं, करना भी नहीं चाहिए, बट ड्रैग लाइन में कॉमन है बहुत ज्यादा। ड्रैग लाइन में आप करते ही करते हो। तो साइड कास्टिंग होते क्या है? साइड कास्टिंग इज अ टेक्निक इन द ओपन कास्ट माइनिंग इन्वॉल्विंग द पुशिंग एक्सेसिव मटेरियल और ओवरबर्डन टू द साइड। मान लो आपका ये आपका फेस है, ठीक है, आपने मटेरियल यहाँ गिराया, फिर आपने लगा कि यहाँ खड्डा वड्डा है, तो यहाँ पे आप इसको धकेल देते हो या ये उठा के यहाँ डाल देते हो, इसको बोलते हैं साइड कास्टिंग। पास का पास में गिरा रहे हो, ठीक है। तो एक्सेसिव मटेरियल है, ओवरबर्डन है, उसको साइड और राइट वे द पिलिंग ऑफ द एज पे ही गिरा देते हो। इससे क्या होगा? ये ऑपरेटिंग कॉस्ट, अब मान लो आप तक यहीं डालना पड़ गया तो ऑपरेटिंग कॉस्ट तो कम होएगी, और आपको रीहैंडलिंग भी कम करना पड़ा, और आपको डंप मैनेजमेंट में भी सहायक, क्योंकि डंप में डाले नहीं, वहीं के वहीं गिरा दिए। और इससे क्या होगा? बेंच की हाइट भी नहीं बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है, स्टेकर इज कॉमनली यूज। स्टेकर जनरली अपन बकेट व्हील एक्सक्वेटर में यूज करते हैं। स्टेकर तो ठीक है, बकेट व्हील एक्सक्वेटर इस टाइप का दिखता है जिसमें बहुत सारे बकेट होती है ना, और ये व्हील घूमता है और ये कट करके ये बकेट फिल अप होती है, और ये कट करके यहाँ पे कन्वेयर पे डालता है, ये कन्वेयर लेके जाता है आगे, और आगे जाके कन्वेयर से भी जा सकते हो और आप आगे जाके लोडिंग भी कर सकते हो। बकेट व्हील एक्सक्वेटर। तो स्टेकर इज कॉमनली यूज किसमें होता है? स्टेकर यूज बकेट व्हील एक्सक्वेटर में। इट इज एलिमिनेट ड्रिलिंग ब्लास्टिंग द ओपन कास्ट माइनिंग एंड हैज स्कोप ऑफ सिलेक्टिव माइनिंग। कह रहा है कि ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग वगैरह कम पड़ जाएगी। ऐसा कौन सी मशीन है? देखो, आपने कभी सरफेस माइनर देखा है या नहीं देखा है, मैं बता देता हूँ। कि जैसे मान लो आपका कोयला यहाँ दबा हुआ है, ठीक है, ये पूरा का पूरा कोयला है, तो आप क्या करोगे? ये ओबी है, उसको ओबी है, ओबी को रिमूव कर दोगे। ओबी ओबी रिमूव हो गया, मान लो ये ओबी आपने हटा दिया, अब ये आपका कोयला कोयला बचा। कोयला बचा तो आप क्या करते हो? यहाँ पे एक सरफेस माइनर लगाते हो, है ना, यहाँ पे एक सरफेस माइनर मशीन लगाते हो। ये क्या करती है? कटिंग करती जाती है, और ऐसे स्ट्रिप में कटिंग करती जाती है, ऐसे घूम घूम के। अगर मान लो आपका फेस ऐसा है, तो ये कटिंग करती जाती है ना, और यहाँ पे लोडर आएगा और ये टिप्पर से लेके चला जाएगा, तो ये कटिंग कर रही है और लोडिंग हो रही है। तो इसमें आपको डोजर की जरूरत नहीं पड़ी। मैं सॉरी, क्या बोल रहा है कि ड्रिलिंग की जरूरत नहीं पड़ी। ड्रिल मशीन कहाँ आई? ड्रिल तो आई नहीं, ड्रिलिंग नहीं हुई, ड्रिलिंग नहीं हुई तो ब्लास्टिंग करोगे नहीं। तो ड्रिलिंग ब्लास्टिंग की जरूरत पड़ी नहीं। तो वो कौन सा है? सरफेस कंटिन्यूअस माइनर, ठीक है। उसमें आपको ड्रिलिंग ब्लास्टिंग कम होती है, प्लस ये इसमें आपका मिलावट भी कम होगी क्योंकि कटिंग अच्छे से कर दे रहा है। प्लस ब्लास्ट होता है तो बहुत सारा ओबी मिक्स हो जाता है, वो भी नहीं हो रहा है। कोयले का ग्रेड डिग्रेड नहीं हो रहा है, तो बहुत सारी चीजें फायदे हैं। अगला क्वेश्चन, द फॉलोइंग द एक्सक्वेटर इज प्रेफर्ड टू यूज इन द बेंच हाइट ऑफ 30 मीटर। और अगर मान लो ज्यादा बेंच हाइट है, तो ऐसे में कौन सी चीज का आपका यूज करोगे आप? वो आप करोगे ड्रैग लाइन का। ड्रैग लाइन बहुत, उसका बूम लेंथ जो होता है, ये देखो ड्रैग लाइन ये ड्रैग लाइन का आपको स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। 33, 76 या 74 ऐसा कुछ होता है, और 20, 92 होता है, इस तरह से होता है। तो ये जो 20 है, ये हो गया बकेट बकेट कैपेसिटी, और ये होगी आपकी, ठीक है, ये बकेट और ये। तो अब मान लो इसका बूम लेंथ इतना, तो ये यहां से उठा के उधर पटक देगा ना, तो ये 92 हो गया, इधर भी 92। अगर मान लो ये लेंथ माने तो ये लगभग 70 के आसपास तो आएगी, 70 तो आप यहीं से उठा के उधर डाल दे रहे हो 140। और इसकी डेप्थ ये 130 मीटर से ऊपर तक का बेंच तक का हैंडल कर लेता है। अगला बोल रहा है कि अगर मान लो 20 से 30 मीटर का सॉफ्ट रॉक हुई तो वहां कौन सा यूज करोगे? सॉफ्ट रॉक हुई तो बकेट व्हील एक्सकेवेटर यूज कर लोगे, जिसमें आप कटिंग करते हो ना बकेट से, व्हील से। तो बकेट व्हील एक्सकेवेटर, जहाँ पे आपको आपका स्टार्टा या तो जो सॉफ्ट रॉक है तो उसको कटिंग अच्छे से कर पाएगा,
और आपकी बेंच भी ठीक ठाक मिडिल हाइट है तो उसमें बकेट व्हील एक्सकेवेटर काम कर जाएगा, जो नवेली नवेली लिग्नाइट में यूज होता है। ये देखो बकेट व्हील एक्सकेवेटर, तो यहाँ अगर सॉफ्ट हुआ तो आप इसको कटिंग कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कैन यू गेस मिनिमम प्रोडक्शन हाउ मेनी सेकंड। चलो यहाँ तक ही ये क्लास रखते हैं, कल आगे थोड़ा फास्ट चलेंगे, आज बहुत स्लो स्लो थे अपन। ठीक है, चलिए ये क्लास यही खत्म करते हैं, मिलते हैं कल, बाय बाय।